नमस्कार स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में अपन ने क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों के बारे में पढ़ा था और लास्ट में आपको बताया था जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो रियल सॉलिड होते हैं। तो आगे अपन क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकारों की बातें करेंगे। ठीक है, तो क्रिस्टलीय ठोसों को 4 भागों में डिवाइड किया जाता है, 4 भागों में बांटा जाता है। आयनिक ठोस, धात्विक ठोस, आणविक ठोस, सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। ठीक है, कितने पार्ट में डिवाइड किया जाता है? 4 पार्ट में। आयनिक ठोस, धात्विक ठोस, आणविक ठोस, सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। इन्हीं की अपने को बात करनी है आगे। तो नंबर फर्स्ट हेडिंग डालेंगे आयनिक ठोस। ठीक है, सबसे पहले अपने को पढ़ना है आयनिक ठोस क्या होते हैं। तो आयनिक ठोसों में इनमें आवयवी कण आयन होते हैं। इनमें आवयवी कण आयन होते हैं। इन आयनों के मध्य प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल पाया जाता है। इन आयनों के मध्य स्थिर वैद्युत आकर्षण बल पाया जाता है। इनके गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं। इनके गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं। उच्च होते हैं। इनके गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं। ये ठोस अवस्था में तो विद्युत का चालन नहीं करते, लेकिन विलीन अवस्था में विद्युत के चालक होते हैं। ये ठोस अवस्था में तो विद्युत का चालन नहीं करते, लेकिन विलीन अवस्था में क्या होते हैं? विद्युत के चालक होते हैं। विद्युत का चालन नहीं करते, लेकिन विलीन अवस्था में विद्युत के चालक होते हैं। लेकिन विलीन अवस्था में विद्युत के चालक होते हैं। विलीन अवस्था में ये विद्युत के चालक होते हैं। विद्युत के चालक होते हैं। ठीक है, तो आयनिक ठोस कौन से होंगे? इनमें आवयवी कण आयन होते हैं। इन आयनों के मध्य प्रबल क्षेत्र वैद्युत आकर्षण बल पाया जाता है। इनके गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं। ये ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते, लेकिन विलीन अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं। अब इसके एग्जाम्पल हो गए NaCl हो गया, KCl हो गया, कॉपर सल्फेट हो गया, CuSO4। तो ये किसके एग्जाम्पल हो गए? आयनिक ठोस के। ठीक, तो ये अपन ने आयनिक ठोस को पढ़ लिया। आगे नेक्स्ट हेडिंग रहेगी अपनी धात्विक ठोस की। धात्विक ठोस की, इसको पॉज करके वीडियो को उतार लेना। तो यदि अपन धात्विक ठोस की बात करें तो धात्विक ठोस में क्या होगा? जो आवयवी कण होंगे वो क्या होंगे? धातु होंगे। इनमें आवयवी कण धातु होते हैं। इनमें आवयवी कण धातु होते हैं। ये धातु
इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन का निर्माण कर लेते हैं जिन्हें कर्नेल कहा जाता है। ये धातु इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन का निर्माण कर लेते हैं जिन्हें कर्नेल कहा जाता है। कर धनायन का निर्माण कर लेते हैं किसकी बात चल रही थी अपनी? धात्विक ठोस की। इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन का निर्माण कर लेते हैं जिन्हें कर्नेल कहा जाता है। कर लेते हैं जिन्हें कर्नेल कहा जाता है। ये धनायन धात्विक ठोसों में इलेक्ट्रॉन के बादलों द्वारा घिरे रहते हैं। ये धनायन धात्विक ठोसों में इलेक्ट्रॉन के बादलों द्वारा घिरे रहते हैं, इलेक्ट्रॉन के क्लाउड द्वारा घिरे रहते हैं। इनके भी गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। इनके भी गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं। अब इनमें ये धनायन का निर्माण करेंगे तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, जाहिर सी बात है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ही इनमें विद्युत का चालन होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन, आगे क्या लिखे हुए? मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण धात्विक ठोस विद्युत का चालन करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या रहेंगे? उदाहरण, सभी धातु जैसे कि FeCO निकल, फेरिक कोबाल्ट निकल। ठीक है, एग्जाम्पल क्या रहेंगे? आयरन हो गया, Fe, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, सभी धातुएं हैं, इसके एग्जाम्पल रहेंगे। ठीक है, तो ये अपना हो गया धात्विक ठोस। सबसे पहले धात्विक ठोस में क्या लिखना है? इनमें अभिविकर्ण धातु होते हैं। ये धातु इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन का निर्माण कर लेते हैं जिन्हें कर्नेल कहा जाता है। इन धात्विक ठोसों में धनायन इलेक्ट्रॉन के क्लाउड या बादलों द्वारा घिरे रहते हैं। इनके भी गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ये विद्युत का चालन करते हैं। एग्जाम्पल हो गए FeCO निकल, सभी धातुएं। ठीक है, नंबर 3 क्या रहेगा अपना? आणविक ठोस। आणविक ठोस तो आणविक ठोस में अवयवी कण होते हैं, वो अणु होते हैं। इनमें अवयवी कण अणु होते हैं। इनमें अवयवी कण अणु होते हैं। अणु होते हैं। इन अणुओं के मध्य दुर्बल वांडरवाल बंध या हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। इन अणुओं के मध्य दुर्बल वांडरवाल बंध या हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। आगे लिखना है, इन दुर्बल बंधों के कारण ही इनके गलनांक और क्वथनांक के मान कम होते हैं। इन दुर्बल बंधों के कारण ही इनके गलनांक और क्वथनांक के मान कम होते हैं। पहले तो क्या लिखना है? इन अणुओं के मध्य दुर्बल वांडरवाल बंध या हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। इन दुर्बल बंधों के कारण इनके गलनांक और क्वथनांक के मान कम होते हैं। इन्हें निम्न 3 भागों में विभाजित किया जाता है। इन्हें निम्न 3 भागों में विभाजित किया जाता है। जो आणविक ठोस है उसको भी 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, विभाजित किया जाता है। ठीक है, इन्हें कितने पार्ट में डिवाइड किया जाता है? 3 पार्ट में। अब वो 3 पार्ट कौन से? एक तो ध्रुवीय आणविक ठोस। फर्स्ट कौन सा है? ध्रुवीय आणविक ठोस। ध्रुवीय आणविक ठोस।
अब ध्रुवीय आणविक ठोस में क्या लिखोगे, इनके अणु ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं। इनके अणु क्या होते हैं, ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं। ये ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन विलीन अवस्था में क्या होते हैं, विद्युत के चालक होते हैं। ये ठोस अवस्था में क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक, लेकिन विलीन अवस्था में विद्युत के चालक होते हैं। ठीक है, ये सामान्यतः द्रव या गैस अवस्था में पाए जाते हैं। ये सामान्यतः द्रव या गैस अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, ये 3 चीज लिखने। अब इसके ध्रुवीय आणविक ठोस है, इसके एग्जाम्पल HCl हो गया, SO2 हो गया और CH-Cl2 हो गया। आपको इन एग्जाम्पल को याद रखना बहुत ज़रूरी है। यदि आप ये समझ लेते हैं कि ध्रुवीय आणविक ठोस कौन से होंगे, अध्रुवीय आणविक ठोस कौन से होंगे, हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक ठोस कौन से होंगे, तो एग्जाम में क्या कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आपको एग्जाम्पल दिए होंगे, आपको डिवाइड करना है इनको, ध्रुवीय आणविक ठोस, अध्रुवीय आणविक ठोस या फिर हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक ठोस, इनमें डिवाइड करना होता है। तो आपको एग्जाम्पल याद रखने जरूरी होते हैं। तो फर्स्ट अपन ने क्या पढ़ा, ध्रुवीय आणविक ठोस। ये आणविक ठोस ध्रुवीय प्रकार के होते हैं। ये ठोस अवस्था में विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, लेकिन विलीन अवस्था में विद्युत के चालक होते हैं। आगे लिखना है, ये ठोस या द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। ये ठोस या द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल हो गए HCl हो गया, SO2 हो गया और CH-Cl2 हो गया। ठीक है, ये हो गए ध्रुवीय आणविक ठोस। अब नंबर 2 रहेगा अपना अध्रुवीय आणविक ठोस। अध्रुवीय आणविक ठोस। अध्रुवीय आणविक ठोस, तो इसमें लिखना है, ये आणविक ठोस अध्रुवीय प्रकृति के होते हैं। ये आणविक ठोस अध्रुवीय प्रकृति के होते हैं। ये विद्युत के कुचालक होते हैं। ये विद्युत के कुचालक होते हैं। फर्स्ट तो क्या लिखना है, ये आणविक ठोस अध्रुवीय प्रकृति के होते हैं। नंबर 2 क्या लिखना है, ये विद्युत के कुचालक होते हैं। ये विद्युत के कुचालक होते हैं। और नंबर 3 पॉइंट इसमें ये लिखना है, ये द्रव या गैस अवस्था में पाए जाते हैं। ये द्रव या गैस अवस्था में पाए जाते हैं। अब एग्जाम्पल की बात करें अध्रुवीय आणविक ठोसों की, तो O2 हो गया, Cl2 हो गया, सभी अक्रिय गैसें किसका एग्जाम्पल होगी, अध्रुवीय आणविक ठोस की, जैसे कि आर्गन हो गया, जिनोन हो गया। ठीक है, तो किसके एग्जाम्पल हो गए, अध्रुवीय आणविक ठोस के। अब नंबर 3 इसमें पढ़ना है अपने को, हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक ठोस। नंबर 3 पार्ट क्या रहेगा, हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक ठोस। ठीक है, इसमें आपको लिखना है, इस प्रकार के आणविक ठोसों में हाइड्रोजन व प्रबल विद्युत ऋणी परमाणु जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के मध्य बंध पाया जाता है। इस प्रकार के आणविक ठोसों में हाइड्रोजन व प्रबल विद्युत ऋणी तत्व जैसे कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के मध्य बंध पाया जाता है। इस प्रकार के आणविक ठोसों के मध्य हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। इस प्रकार के आणविक ठोसों के मध्य कौन सा बंध पाया जाता है, हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। ये विद्युत के कुचालक होते हैं। ये विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। अब एग्जाम्पल की बात करें इसके, तो एग्जाम्पल इसके हो गए
HF हो गया, हाइड्रोजन फ्लोराइड, H2 हो गया और NH3 हो गया। तो 3 इसके एग्जाम्पल हो गए, HF हो गया, H2 हो गया और NH3 हो गया। ठीक है, तो ये अपन ने पढ़ा है आणविक ठोसों की। आगे अपना फोर्थ पार्ट क्या रहेगा, सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। फोर्थ पार्ट क्या अपना, सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। ठीक है, सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। तो सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस में सबसे पहले तो अपना ये लिखना है कि इनमें अवयवी कण अधातु परमाणु होते हैं। इनमें अवयवी कण क्या होते हैं, अधातु परमाणु होते हैं। क्या लिखना है, इनमें अवयवी कण अधातु परमाणु होते हैं। इनके अवयवी कणों के मध्य सहसंयोजक बंध पाया जाता है। इनके अवयवी कणों के मध्य कौन सा बंध पाया जाता है, सहसंयोजक बंध पाया जाता है। इनके गलनांक और क्वथनांक के मान क्रिस्टलीय ठोसों में सबसे अधिक होते हैं। यदि पूछ लिया जाए क्रिस्टलीय ठोसों में गलनांक और क्वथनांक के मान किसके सबसे अधिक होते हैं, तो सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस के। ठीक है, सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस के गलनांक और क्वथनांक के मान क्रिस्टलीय ठोसों में सबसे अधिक होते हैं। ये सामान्यतः विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट अपवाद स्वरूप विद्युत का चालक होता है। यदि एग्जाम में पूछ लिया जाए कौन सा सहसंयोजक ठोस विद्युत का चालक होता है, तो वो कौन सा है, ग्रेफाइट। ये सामान्यतः विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट अपवाद स्वरूप विद्युत का चालक होता है। अब एग्जाम्पल की बात करें तो हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, सिलिकॉन कार्बाइड हो गया। ठीक, तो 3 एग्जाम्पल हो गए, हीरा, ग्रेफाइट और सिलिकॉन कार्बाइड। तो ये अपन ने स्टूडेंट किसको पढ़ा, क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकारों के बारे में पढ़ा। तो इस तरह अपने क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों की बात लगभग खत्म हो गई। अब थोड़ा सा अपन नया सा पोर्शन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट अपनी हेडिंग रहेगी क्रिस्टलीय जालक। नेक्स्ट हेडिंग क्या रहेगी अपनी, क्रिस्टलीय जालक। क्रिस्टलीय जालक, क्रिस्टलाइन लैटिक्स, क्रिस्टलाइन लैटिक्स। तो जो सबसे पहले बात आती है क्रिस्टलीय जालक के डेफिनेशन की, तो इसकी डेफिनेशन क्या रहेगी, अवयवी कणों को नियमित रूप से त्रिमीम में व्यवस्थित करने पर, अवयवी कणों को नियमित रूप से त्रिमीम में व्यवस्थित करने पर बने भाग को क्रिस्टलीय जालक कहा जाता है। ठीक है, एक बार दोबारा सुन लीजिए। अवयवी कणों को नियमित रूप से त्रिमीम में व्यवस्थित करने पर, अवयवी कणों को नियमित रूप से त्रिमीम में व्यवस्थित करने पर बने भाग को क्रिस्टलीय जालक कहा जाता है। ठीक है, या फिर ऐसे बोल सकते हो, अवयवी कणों को त्रिमीम में नियमित रूप से व्यवस्थित करने पर बने भाग को क्रिस्टलीय जालक कहा जाता है। एक बात, ठीक है। अवयवी कणों को त्रिमीम में नियमित रूप से व्यवस्थित करने पर, नियमित रूप से व्यवस्थित करने पर बने भाग को
बने भाग को क्रिस्टल जालक कहा जाता है। बने भाग को क्रिस्टल जालक कहा जाता है। क्रिस्टल जालक कहा जाता है। ठीक है, आवयविक कणों को त्रिविम में नियमित रूप से व्यवस्थित करने पर बने भाग को क्या कहा जाता है? क्रिस्टल जालक कहा जाता है। अब अपन बढ़ाते हैं, जो आवयविक कण हैं उनको कंटिन्यूसली रखकर और क्रिस्टल जालक बनाते हैं। तो आवयविक कणों को किस रूप में माना गया है? गोलों के रूप में माना गया है। अब उन गोलों को अपन रखते हैं। ठीक है, क्रिस्टल जालक में क्या होगा? ये पैटर्न चलता जाएगा अनंत तक और नीचे भी ये पैटर्न चलता जाएगा। तो अगली जो लेयर है वो इनके बीच में ऐसे, ठीक है, नीचे भी एन शून्य तक। तो ये क्या है? अपना क्रिस्टल जालक है। त्रिविम में नियमित रूप से व्यवस्थित किया गया आवयविक कणों को, तो ये क्या बन गया? अपना क्रिस्टल जालक बन गया। अब कुछ स्टूडेंट का ये डाउट रहता है कि सर आपने जो सेकंड लेयर रखी है वो इनके बीच में रखी है। ठीक है, इन दो के बीच में सेकंड लेयर मैंने रखी है, ये इधर रख दिए, ये इनके बीच में, ये इनके बीच में। तो आप इस गोले को यहाँ पर भी तो रख सकते थे, इसके सीध में। ठीक है, रख सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अपन ने क्या कहा? जो ठोस होते हैं उसमें आवयविक कण निकटतम स्थित होते हैं, एक दूसरे के बिल्कुल पास स्थित होते हैं। तो अपने पास यदि अपने को बोल दिया, जैसे कि अपने को ये बोला गया है कि आपको एक डब्बे में लड्डुओं को पैक करना है, तो अपने पास दो पॉसिबिलिटी होती है कि फर्स्ट लेयर अपन ने लगाई, अब सेकंड लेयर या तो इसके सीध में रखें या फिर ये दो जो लड्डू है इनके बीच में रखें सेकंड। तो यदि अपन सेकंड इनके बीच में रखेंगे तो लड्डुओं के आने की प्रायिकता ज़्यादा होगी। ठीक है, और पास भी हो जाएगा, सेकंड लेयर इनके बहुत ज़्यादा पास में भी हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से अपन यदि इनको पैक्ड करें, यदि इस तरह से सेकंड लेयर को पैक्ड करें तो वहाँ पर जो आवयविक कणों के बीच की दूरी है वो बहुत कम होगी, और ये अपने को चाहिए। तो यहाँ पर रखने की बजाय अपन जो सेकंड लेयर इसको इसके बीच में रखें। ठीक है, आगे वाली लेयर को क्या है? इनके बीच में रखेंगे इस तरह से। ठीक है, ये कारण था इनके बीच में रखने का। तो ये अपना हो गया क्रिस्टल जालक। तो नेक्स्ट अपनी हेडिंग रहेगी एकक कोष्टिका। एकक कोष्टिका या फिर इकाई कोष्टिका। नेक्स्ट हेडिंग क्या रहेगी अपनी? एकक कोष्टिका या इकाई कोष्टिका। एकक कोष्टिका या इकाई कोष्टिका, यूनिट सेल। एकक कोष्टिका या इकाई कोष्टिका। तो एकक कोष्टिका इकाई कोष्टिका की डेफिनेशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। जिसकी डेफिनेशन पहले क्लियरली सुन लीजिए। क्रिस्टल जालक की वह छोटी से छोटी इकाई, क्रिस्टल जालक की वह छोटी से छोटी इकाई जिसकी पुनरावृत्ति त्रिविम में करने पर पूरे क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, उसे क्या कहा जाता है? एकक कोष्टिका इकाई कोष्टिका। क्रिस्टल जालक की वह छोटी से छोटी इकाई जिसकी पुनरावृत्ति त्रिविम में करने पर पूरे क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, उसे क्या कहा जाता है? एकक कोष्टिका या इकाई कोष्टिका कहा जाता है। ठीक है, यानी कि क्रिस्टल जालक की छोटी छोटी इकाई अपन यदि सेट करते जाएं तो पूरे क्रिस्टल जालक का निर्माण हो जाएगा, और वो छोटी इकाई क्या कहलाएगी? एकक कोष्टिका या इकाई कोष्टिका। आगे लिखना है, एकक कोष्टिका या इकाई कोष्टिका घन के आकार की होती है। एकक कोष्टिका या इकाई कोष्टिका किस आकार की होती है? घन के आकार की होती है। अब अपन जो पीछे क्रिस्टल जालक बनाया था उसमें आपको मैं बना के दिखाऊंगा कि किस तरह उसमें यूनिट सेल या एकक कोष्टिका होती है। तो अपन ने इस तरह बनाया था,
ये अपना था क्रिस्टल जालक। अब इसमें से मैं आपको बना के बताता हूँ कि इसमें से एकक कोष्टिका इकाई कोष्टिका कौन सी होगी। ठीक है, तो ये अपना जो क्यूब बना है ये क्या है, एकक कोष्टिका है। यदि इसके साइड में इस जैसी एक और एकक कोष्टिका लगा देंगे, फिर एक और ऐसी एकक कोष्टिका लगती जाएगी और पूरे क्रिस्टल जालक का निर्माण हो जाएगा। वो साइड में देख लीजिए आप कैसे लगेगी। ठीक है, ये साइड में एक पहले क्यूब था, फिर एक और क्यूब आ गया। तो ये जो क्यूब का आकार की ही क्या है, एकक कोष्टिका, एकक कोष्टिका या इकाई कोष्टिका। इस तरह अपन हजारों लाखों एकक कोष्टिकाओं यदि इस तरह से व्यवस्थित करते जाएं तो वो किसका निर्माण हो जाएगा, पूरे क्रिस्टल जालक का निर्माण हो जाएगी। ये अपनी क्या है, क्यूब के आकार की एकक कोष्टिका है। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या रहेगी, क्रिस्टल जालक की वह छोटी से छोटी इकाई जिसकी पुनरावृत्ति त्रिमिम में करने पर पूरे क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, क्या कहा जाता है, एकक कोष्टिका इकाई कोष्टिका कहा जाता है, यूनिट सेल। आगे नेक्स्ट लेक्चर में अपन एकक कोष्टिकाओं के प्रकारों की बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।